Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। इसमें दर्शकों के सवालों के जवाब देने की हम दोनों लोग कोशिश करते हैं। आइए शुरू करें जवाबदेही। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित का सवाल है कि आप दोनों भी फिल्में देखते वक्त रोते हैं? मतलब रोहित रोते हैं? हो सकता है, भी से यही लगता है। लास्ट टाइम कौन सी फिल्मों को देखकर रोए थे आप? बताइए भाई साहब। सब मतलब नॉर्मली आप कोई ऐसी फिल्म देख लें जिसमें थोड़ा जो मूव करती हो आपको रोना आता ही आता है। लेकिन मुझको पहली फिल्म बहुत अच्छे से याद है, जिसको देख करके, जिसको कहते हैं ना भैं भैं करके अगर मैं रोया हूँ तो और वो सिनेमा में मैंने देखी थी, माय नेम इज़ खान। और उस टाइम मैं 12th में शायद होता था। तो और वो जब वो एक वो है क्या नाम उनके उनका एक दोस्त जब शाहरुख खान का अपने उस टूर पे निकल गया, अब उनको ढूंढ करके कहीं प्रेसिडेंट को बताना है कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो वो बीच उनका बेटा मर गया होता है, मतलब उसका वो एक एक्सीडेंट होता है, क्या कह लीजिए, एक रेसिस्ट अटैक होता है वो। तो जाकर के एक चर्च में एक मेमोरियल सर्विस होती है किसी फौजी की, ठीक है। तो अब उसकी माँ कुछ कहती हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपके यहाँ भी मतलब शौक हुआ है तो आप भी अपने कुछ कह सकते हैं अपने बेटे के लिए। तो वो चीज़ बड़ी मूविंग थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार देख लिया कि नहीं फिल्म में रोना आता है, फिर तो बहुत सारी फिल्मों में रोए हैं। अच्छा, मैं अभी पिछले दिनों जब वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा था तो छुट्टी में भी आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो मैंने कुछ पुरानी फिल्में खूब रिवाइज़ की, कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें टाइप की, और मैं खूब रोया इन सब। मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ, तो इन सब फिल्मों को देख के मैं ऐसा आदमी, भाई साहब सुनील शेट्टी की फिल्म थी कृष्णा, मैं उसको देख के भी रोने लगता था। जब वो बिल्कुल भावुक होता है, फिर वो कहता है कुबरा सेठ तुमने मेरे बारे में सब बातें जान ली, एक नहीं जानी कि तुम पीटते पीटते थक जाओगे। मैं पिटते पिटते नहीं थक, ऐसे कर फिर सुनील शेट्टी खड़ा होता है और आखिरी में फिर वो भगवान कृष्ण का एक ऐसे मिरल से बना होता है और उसका चक्र निकाल के गुंडे को मारता है, बड़ा सा चक्र। तो उसको देख के भी मैंने कि यार ये तो अभी अपनी बहन को विदा कर रहा है, इसको पता नहीं कि ये जो विदा करके ले जा रहा है ये गुंडा है, इस तरह की चीज़ें। तो फिल्में देख के तो अपन खूब भावुक होते हैं। लास्ट टाइम कौन सी फिल्मों को देख कर रोए थे, ये भी हो गया। अच्छा, हार्दिक राजपूत का सवाल है, आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई अदर ऑल स्टेट फार्मर्स आर नॉट एग्रेसिवली अगेंस्ट बिल। इसकी मुझे हार्दिक 2-3 वजहें लगती हैं। पहली वजह यह है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम ज़्यादा हैं और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए आपको संसाधन चाहिए, ये पहली वजह है। दूसरी वजह है प्रॉक्सिमिटी फैक्टर, कि वो आंदोलन करके यहाँ पर आए और वहाँ एक लंबा कल्चर भी रहा है, किसानों के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है, चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, और हरियाणा में भी ये बात है, इसको मतलब लार्जली प्रेजेंट डोमिनेट सोसाइटी। तीसरी वजह यह है कि कई स्टेट्स में किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी के लाभ और हानि के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनकी एमएसपी से खरीद बहुत कम होती है और वहाँ पर किसान यूनियन भी इतनी बड़ी और संगठित नहीं है। एंड इट टेक्स अ लॉट कि आप अपना सब झोरी झांगरा छोड़ के वहाँ पर आएँ और करें। और कई किसान ऐसे भी होंगे जिनको इन नए कृषि कानूनों से कोई एतराज़ नहीं होगा, तो इस वजह से भी नहीं। तो ये अलग अलग हर जगह की वजह है कि आप पॉलिटिकली किस सेक्शन को कितना मोबिलाइज कर पा रहे हैं और वो मोबिलाइजेशन कहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये भी होता है कि लोगों को दिखता है यार ये इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। कई बार जैसे मोमेंटम बनता है पॉलिटिक्स में किसी धारा का, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, यार हाँ कैंडिडेट तो अच्छा जीत नहीं रहा, वोट बेकार होगा, तो कहते नहीं यार जीत रहा, तो अच्छा फिर लगते हैं। तो ये कुछ वजहें हो जाती हैं। और कुछ स्टेट्स के किसान आ भी नहीं पाए यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ से जो चले थे एमपी से, ग्वालियर से, और जो आपका चंबल ग्वालियर आप डिवीजन पकड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग मार्चेस का इतिहास है, वहाँ इस तरह का माहौल है, तो उनको पलवल में रोका गया, वो पहुँच नहीं पाए दिल्ली बॉर्डर तक के। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई, यूपी में भी इस तरह के हमने, मतलब इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। बहुत जगह से वो चलना चाह रहे थे, वो नहीं चल पाए, नहीं आ पाए, वो भी मामला है। जैसे मैं जिस ज़िले से आता हूँ वहाँ पे कभी हमने कोई ऐसा बड़ा किसान आंदोलन नहीं, सिंचाई के साधनों की कमी है, पानी मिलता है, बम्बा चलता है, खेती होती है 1 सीज़न 2 सीज़न, सब अपनी फसलें मंडी में जाके बेचते हैं, जितना एमएसपी में बिक जाए, नहीं तो खुली मंडी बेचते हैं, वैसा सिस्टम है। श्रेयांक शुक्ला का सवाल है कि हमको फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत है, क्यों
कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर कैंडिडेट खोजना पड़ेगा। देखिए, मैं इस तरह की तुलनाओं से सहमत नहीं होता हूं कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया कि इनके जैसा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, है ना। वो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कैसा फाइनेंस मिनिस्टर है, कैसे राजनीतिक और आर्थिक हालात हैं और कैसी पॉलिटिकल बैकिंग है। वो एक दौर था जिसमें मनमोहन सिंह के सामने वही एक विकल्प था और उनको नरसिम्हा राव ने पूरी पॉलिटिकल बैकिंग दी, कैलकुलेटेड पॉलिटिकल रिस्क लिया। आज की तारीख में कौन नया फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, मुझे लगता है इस बात से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का जवाब देना कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो या कोई भी फाइनेंशियल मामलों का एक्सपर्ट हो, उसको पॉलिटिकल हायरार्की क्या ब्रीफिंग देती है, क्योंकि अंततः तो वो सरकार की नियत के हिसाब से कोई भी वित्त मंत्री ऐसा तो है नहीं कि अलग से काम करता हो। और हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि आरबीआई की ऑटोनॉमी को लेके बहुत सवाल उठे हैं और इसीलिए कभी विरल आचार्य और कभी उसके पहले वो उर्जित पटेल, हाँ उर्जित पटेल, उसके पहले रघुराम राजन, है ना। तो वो सरकार और आरबीआई एक पार्ट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए शक्तिकांत दास वहाँ पर भेजे गए, ये बात कही जाती है। आहान वैद्या का सवाल है, अपना राज्यसभा का कार्यकाल खत्म करने तथा तथाकथित G23 का हिस्सा बनने के बाद गुलाम नबी आज़ाद की राजनीतिक संभावनाएं क्या हैं? देखिए, कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा राज्यों में तो ऐसी स्थिति में है नहीं कि वो भेज सके, पर कांग्रेस भेजना चाहेगी या नहीं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। गुलाम नबी आज़ाद ओल्ड गार्ड से आते हैं और ये संजय गांधी के ज़माने से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजीव और सोनिया के समय में भी इनकी अहमियत रही, लेकिन जो राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस है और जिसमें भविष्य को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों पर दांव लगाया जा रहा है, तो उसमें मुझे तो बहुत संभावना नहीं दिखती है गुलाम नबी आज़ाद की। मतलब इसमें उस तरह की बातें हो सकती हैं जैसे रामदास आठवले हैं कि अठावले हैं, आठवले रामदास आठवले ने कही कि अरे वो नहीं भेजेंगे तो हम भेज देंगे। ये सब वो अपने जोन में रहते हैं, बढ़िया कविता सुनाते हैं। प्रवीण मोहंती, नहीं ये अच्छा, हाउ डज दीज मूवमेंट्स लाइक CAA एंड फार्मर प्रोटेस्ट रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल? बताइए निखिल जी, पहले आप जवाब दें इसका, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है। CAA प्रोटेस्ट और फार्मर प्रोटेस्ट, या इससे पहले फिर आपका 370 भी आता है, अनुच्छेद 370 जिस तरह निष्प्रभावी किया जाता है। ऐसा नहीं था कि मतलब पल के बिछा के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन सारी चीज़ों का स्वागत किया, एक नर्वसनेस है। लेकिन क्योंकि भारत के आप ये कह लीजिए कि भारत का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो काफ़ी सुधरा पिछले इन 2 दशकों में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। और उसमें मनमोहन सिंह को भी हम गिनते हैं और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से शुरू होता है, ठीक है। और मॉडरेट लीडर्स, आपकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, फिर उसके बाद आप न्यूक्लियर डील करके एक तरह से वेस्ट झुक भी जाते हो, तो वो सारे मतलब एक प्लायंट कंट्री उनको लगने लगती है। और क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी, इसलिए वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पसंद करती हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक, कम से कम आप जो बाहर से देखेंगे तो नज़र आएंगी नहीं। और इसीलिए मुझको लगता है कि MEA का रिस्पांस इतना डिटेल्ड था जो वो रियाना के ट्वीट के बाद वो देते हैं, ठीक है। और वो उन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में। और इसीलिए आप देखिए ना, वैक्सीन डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। अभी आप इंडिया में वैक्सीनेशन का टारगेट हमने सबसे आगे हम ही है, लेकिन बाय पॉपुलेशन आप भी देखेंगे हमको बहुत सारे टारगेट्स अभी भी हिट करने, लेकिन हमारे यहाँ से वैक्सीन एक्सपोर्ट और बार डोज तक पहुंच गया है, ठीक है। और आप एस्ट्राजेनेका बाहरी वैक्सीन है, आप अपने यहाँ बना करके आप दुनिया को दे रहे हैं और उस पर लिखा होता है गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे सारे लगता है कि उन्हीं सारी चीज़ों को एक तरह से फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है ये वैक्सीन डिप्लोमेसी भी, कि नहीं हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी हमारी इंटेंशन है, लेकिन इन 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे विचार आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसी से सुनने को मिलेंगे नहीं। आप वो सारे डिस्कशन सुन सकते हैं जो अमेरिका या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होते हैं। इस पे मैं निखिल के जो विचार हैं वो आपने सुने। मेरा विचार ये है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है ना, उनके कैनन्स से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई वो क्या बोलते हैं इंटरनेट नेशनलिस्ट हूँ, इसलिए उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया के तहत अपने आप कुछ वैल्यूज़ को इवॉल्व किया, ठीक है। उसको वो प्रैक्टिस करते हैं या उसको करने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा नहीं होता है, ट्रम्प आते हैं, कुछ आता है, तो वो दिखता है। लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं और उसके हिसाब से उनकी सो कॉल्ड लिबरल वैल्यूज़ जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। अगर भारत वैक्सीन
डिप्लोमेसी के जरिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को या अपने इंटरनेशनल रेप्यूट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया, तो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। जैसे जस्टिन ट्रूडो फार्मर प्रोटेस्ट पे कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर वही वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत वो जिसको कहते हैं कि पंगत में आकर बैठ गए। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक, अगर मैं कोई एक बाहरी व्यक्ति हूं तो मैं ये देखूंगा कि एक ये स्वस्थ डेमोक्रेसी की ये भी एक निशानी है कि वहां संसद में और सड़क पर अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो उसके पक्ष विपक्ष में विचार विनिमय हो रहा है ना। लेकिन जब आप बहुत ही सार्वभौमिक मूल्यों के हिसाब से देखेंगे तो आपको सीए अटपटा लगेगा कि आप सब धर्मों के लिए नागरिकता के प्रावधान रख रहे हो, एक धर्म को छोड़कर। पर एक बड़ा वर्ग है जो भारत से गए लोगों का भी है और जो अपने अपने देशों के राइट विंगर्स हैं उनका है। जर्मनी में भी आपको ऐसे राइट विंगर मिलेंगे, फ्रांस में भी मिलेंगे कि भैया अपना अहित करके आप कितना जगह दे सकते हो। उनका ये तर्क है कि जो यहाँ की सरकार का भी तर्क है कि साहब मुस्लिमों के लिए तो शरण लेने को बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, वो कहाँ जाएं। पर इस अम्ब्रेला टर्म से भी एक समस्या है, क्योंकि मुस्लिमों में तो वो शिया भी आते हैं जो मारे जाते हैं, पाकिस्तान में वो अहमदिये भी आते हैं जिनको वो गिनती में ही नहीं गिना जाता है। तो ये लंबी बहस है। एक बाहरी व्यक्ति ऐसे भी देख सकता है कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बहस ये है कि जिन लिबरल वैल्यूज़ को अटेन करने की किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी को कोशिश करनी चाहिए, उनको अभी अटेन नहीं किया जा सका है। तो बहुत तरीके हैं देखने के। जहाँ तक एमईए की रिस्पांस की बात है, मैं पिछले दिनों एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जब कोई ऐसे रैंडम रिस्पांस आता है तो एमईए रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब एक वेल कोऑर्डिनेटेड मोमेंटम परसेप्शन के लेवल पर बनाए जाने की कोशिश हो रही है कि पहले रिहाना ट्वीट करती हैं, फिर ग्रेटा थनबर्ग करती हैं, फिर कोई और करती हैं, तो वो उनकी नीयत यही हो भले ही कि आप सब जगह पर लिबरल वैल्यूज़ हों, लेकिन वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड है और जिसमें सरकार निशाने पर ली गई है। विदेश मंत्रालय सरकार का हिस्सा है, तो सरकार अपने हिस्से का जवाब देगी। जो ये कहा गया कि साहब ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार होती हैं, तो ये भी पहली बार हो रहा है, इसको उसी कंटिन्यूटी में देखना चाहिए, ऐसा उन आईएफएस ऑफिसर का कहना था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि मेहता जी आप सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस रिवाइव कैसे होगी? ये तो कांग्रेस जाने भाई, वो तो अभी तक कोई फॉर्मूला खोज नहीं पाए हैं।